हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के बारे में देख रहे थे, तो उसी को आगे हम लोग बढ़ाते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए सभी लोग, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, ठीक है। तो देखिए, इसमें हम लोगों ने बहुत का सारा देख चुके थे। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जनरल सोल्यूशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स is equal to sin square alpha is x is equal to n pi plus minus alpha where n belongs to integer, ठीक है। तो sin स्क्वायर x is equal to sin स्क्वायर अल्फा अगर है तो x is equal to n pi प्लस माइनस अल्फा, और जहाँ पे n इंटीजर के बराबर है, ठीक है ना। इसका हम लोग जनरल सॉल्यूशन याद रखेंगे। देखिए, साइन x इज इक्वल टू साइन अल्फा अगर रहता है तो x इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन की पावर n इंटू अल्फा होता है। बट अगर साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा है ना, अगर यहाँ पे पावर हो जाता है तो x इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा है। देखिए आता कैसे है ये। तो अगर मैं यहाँ से बात करूँ साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा की बात करूँ, तो इसको अगर लेफ्ट में ले आएंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे आपको एक फार्मूला पता है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा बेटा साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा इंटू साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फा इक्वल टू जीरो। तो देखिए, दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो है तो साइन एक्स प्लस अल्फा या तो जीरो होगा और या तो साइन एक्स माइनस अल्फा की वैल्यू जीरो होगी। तो दिस इंप्लाइज आइदर साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा इक्वल टू जीरो और साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फा इक्वल टू जीरो। अगर इसको जीरो करेंगे तो दिस इंप्लाइज आइदर एक्स प्लस अल्फा इज इक्वल टू एन पाई और x माइनस अल्फा इज इक्वल टू एन पाई, ठीक है ना। तो इसको अगर आप देखेंगे तो साइन x प्लस अल्फा इक्वल टू जीरो है, तो x प्लस अल्फा या तो एन पाई के बराबर होगा, यानी पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। और अगर साइन x माइनस अल्फा को जीरो लेंगे तो x माइनस अल्फा इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। तो यहाँ से बेटा आ जाएगा x इज इक्वल टू एन पाई माइनस अल्फा, इसको वन ले लेते हैं, है ना, और x इज इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए क्या है, एन पाई माइनस अल्फा और यहाँ से एन पाई प्लस अल्फा, कंबाइनिंग वन एंड टू, कंबाइनिंग वन एंड टू, वन और टू को कंबाइन करेंगे तो x इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। तो इस तरीके से रिजल्ट आ गया कि अगर साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा है तो इसका जो जनरल सोल्यूशन होगा वो एन पाई प्लस माइनस अल्फा, ठीक है ना। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ सॉल्व करना है टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो देखिए बेटा इसको आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन टू, तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन रूट टू का होल स्क्वायर। क्योंकि लेफ्ट में अगर साइन स्क्वायर एक्स है तो राइट में हमें एक साइन स्क्वायर अल्फा ले जाना है। तो अब बताइए, अब ऐसा एंगल बताइए जिसका साइन वन बाई रूट टू होता है, तो ये पाई बाई फोर दैट इज 45 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर पाई बाई फोर, ठीक है। तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर पाई बाई फोर, तो यहाँ पे अल्फा के स्थान पे पाई बाई फोर है, अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई फोर, आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाई फोर और n इंटीजर के बराबर, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए फोर साइन स्क्वायर एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू थ्री बाई फोर, तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू रूट थ्री बाई टू का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आपको ऐसा एंगल बताना है जिस एंगल का साइन रूट थ्री बाई टू होता है,
तो साइन 60 डिग्री √3/2 के बराबर होता है। तो बेटा इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर π/3, है ना। तो इसको सॉल्व, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू π/3 हो गया है, तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस π/3, n बिलोंग्स टू इंटीजर। x is equal to n pi plus minus π/3, n belongs to integer। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब इसके आगे हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा अगर है तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा के बराबर होता है, ठीक है। और अगर साइन एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फा है तो x इज इक्वल टू n पाई माइनस 1 की पावर n अल्फा होता है, अगर यहाँ पे पावर 2 है, ठीक है। इसके बाद इस पे क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि जैसे मैं बोलूं सॉल्व 7 cos स्क्वायर एक्स प्लस 3 sin स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 4, ठीक है। इसको सॉल्व करना है। तो देखिए बेटा क्या कीजिए कि इसको साइन में कन्वर्ट कर लीजिए। तो cos स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये बन जाएगा 7 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो इसको ले सकते हैं 7 माइनस 7 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखिए बेटा ये हो जाएगा आपका 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 7 साइन स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर एक्स, 3 ये 4 साइन स्क्वायर एक्स बचेगा। तो दिस बिकम्स 4 साइन स्क्वायर एक्स, तो 4 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3/4 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू √3/2 का होल स्क्वायर। तो आपको ये देखना होगा कि ऐसा एंगल आपको सर्च करना होगा जिस एंगल का साइन √3/2 के बराबर होता है। तो 60 डिग्री, साइन 60 √3/2, तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर π/3, है ना। तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस π/3 वेयर, है ना। ये अंडरस्टूड है कि n यहाँ पे इंटीजर के बराबर है, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर मैं देखूं क्वेश्चन, अगर मैं बोलूं सॉल्व करना है, सॉल्व 2 साइन स्क्वायर एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 2, ठीक है। इसको अगर आपको सॉल्व करना है 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 2, तो देखिए जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री की के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज में जो आप फार्मूला पढ़े हैं उन फार्मूलों की हेल्प से गिवन इक्वेशन को सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आइए, और सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के बाद लास्ट में आपको सोल्यूशन लिखना होता है, ठीक है। इसको आप यहाँ पे जैसे था क्या, यहाँ पे आइडेंटिटी हमने कौन सा लगाया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पे क्या लगाएंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन 2x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो बेटा ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन 2x होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब इसको ओपन कीजिए, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2, तो 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं, और कॉस स्क्वायर को 2 और 2 को कैंसिल, और इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा का जनरल सोल्यूशन पता है, तो साइन में पूरे इक्वेशन को कन्वर्ट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा बेटा साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन की पावर 4x इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा आपका 2 साइन की पावर 4x
-3 sin² x प्लस 1 इक्वल टू 0। कैलकुलेशन चेक कर लीजिए, ठीक है ना। इसको जब मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो 2 sin की पावर 4x माइनस 2 sin² x माइनस sin² x प्लस 1 इक्वल टू 0। 2 sin² x कॉमन ले लीजिए, sin² x माइनस 1 माइनस sin² x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा 2 sin² x माइनस 1 इंटू sin² x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से बेटा आ जाएगा sin² x इज इक्वल टू 1/√2 का स्क्वायर और या sin² x इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं sin² x इज इक्वल टू sin² π/4 और sin² x इज इक्वल टू sin² π/2, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू n पाई प्लस माइनस π/4 और x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस π/2, ठीक है ना। तो ये आपका सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो दिस विल बी फाइनल आंसर, x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस π/4 और x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस π/2, ठीक है ना। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो sin² x इज इक्वल टू sin² अल्फा का यूज करते हुए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 तो आप याद रखिएगा कि sin² x इज इक्वल टू sin² अल्फा है तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है, ठीक है। और उसके पहले कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करना है तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज के जो आप लोग कॉन्सेप्ट पढ़े हो उस कॉन्सेप्ट से सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आइए, उसके बाद लास्ट में उसके जनरल सोल्यूशन यूज करना होता है, ठीक है। इसी तरीके से मान लीजिए अब मैं जनरल सोल्यूशन ऑफ cos² x इज इक्वल टू cos² अल्फा की बात करूँ। इसका जो जनरल सोल्यूशन है x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो याद रखिएगा कि cos² x इज इक्वल टू cos² अल्फा और sin² x इज इक्वल टू sin² अल्फा, दोनों का जो जनरल सोल्यूशन का फार्मूला वही होता है। देखिए बड़ा सिंपल है, इसको आप लिख सकते हैं cos² x इज इक्वल टू cos² अल्फा, तो इसको आप 1 माइनस sin² x इज इक्वल टू 1 माइनस sin² अल्फा लिख सकते हैं। 1 से 1 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो sin² x इज इक्वल टू sin² अल्फा। इसका जनरल सोल्यूशन आपको x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा पता है ना। तो बड़े आसानी से इसको सीख सकते हैं कि sin² x इज इक्वल टू sin² अल्फा का जो जनरल सोल्यूशन होता है वही cos² का भी होता है, ठीक है ना। जैसे अगर मैं बोलूं कि सॉल्व करना है 4 cos² x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये बेटा हो जाएगा cos² x इज इक्वल टू 1/4, तो cos² x इज इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर। तो अब आपको यहाँ पे ये देखना होगा कि x की कौन सी वैल्यू मिलेगी जिस वैल्यू का cos 1/2 के बराबर होगा। तो बताइए cos 1/2 किसके बराबर होता है, cos 60 की वैल्यू। तो अब यहाँ पे 60 मतलब π/3, तो cos² x इज इक्वल टू cos² π/3, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे π/3 हो गया, तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस π/3, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर मैं बोलूँ कि सॉल्व करना है 3 cos² x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए cos² x इज इक्वल टू 4/3, तो cos² x इज इक्वल टू, है ना, यहाँ पे 4 कर दीजिए और यहाँ पे 3 कर दीजिए, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा आपका 4 cos² x इज इक्वल टू 3/4। इसको सॉल्व करना है 4 cos² x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो cos² x की वैल्यू 3/4, ये हो जाएगा cos² x
√3/2 का होल स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू किस एंगल का कॉस √3/2 होता है, कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री को बोलते हैं π/3, यानी 30 को π/3 लिखेंगे, π/3 है ना, 30 को लिखेंगे π/6। तो कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर π/6, ठीक है। तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस π/6, n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। तो याद रखिएगा कि इस टाइप से हम लोग कॉस के सॉल्यूशन को भी लिख लेते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से एक और रिजल्ट है, उसको भी देख लिया जाए। जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा, है ना। जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा इज ऑल्सो सेम x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है ना। इसको भी देख लीजिए। जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा is same as general solution of sin square x is equal to sin square alpha and cos square x is equal to cos square alpha। तो इन तीनों का जनरल सॉल्यूशन सेम होता है। इसको देखिए कैसे करते हैं। देखिए अगर आप लिखेंगे tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा, ठीक है ना बेटा। तो अब आप ये बताइए कि tan डिफाइंड कब होता है, जब x ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। यहाँ पे भी आएगा x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि 10x का जब ग्राफ बता रहा था कि 10 π/2 साइन π/2 अपॉन कॉस π/2, साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है और कॉस π/2 की वैल्यू 0 होती है, तो 1/0 अनडिफाइंड हो जाता है ना। तो π/2 पे अनडिफाइंड होता है, 3 π/2 पे अनडिफाइंड होता है, 3 π/2 को लिख सकते हैं, है ना। tan 3 π/2 ये इन्फिनिटी को टेंड करेगा। इसी तरीके से π/2 के ऑड मल्टीपल पे, ऑड नंबर को हम 2n+1 या 2n-1 दोनों में से आपकी चॉइस। तो आप या तो 2n-1 π/2 लिखिए या 2n+1 π/2, तो आपका ये 10x डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है। अल्फा इज नॉट इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, ठीक है ना। इसको या तो ऐसे लिख देते हैं, x इज नॉट इक्वल टू, यानी x की जो भी वैल्यू आएगी वो 2n+1 π/2 के बराबर नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए अंडर दिस कंडीशन, अब इसको आप लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स। ये देखिए 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या, tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा की वैल्यू sec स्क्वायर अल्फा माइनस 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा sec स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू sec स्क्वायर अल्फा, ठीक है ना। अब चूंकि x की वैल्यू 2n π/2 का ऑड मल्टीपल नहीं है, इसका मतलब कि cos की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। जब cos की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है तो इसको 1/cos स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, और ये भी क्योंकि अल्फा की वैल्यू 2n+1 π/2 के बराबर नहीं है, यानी π/2 के ऑड मल्टीपल के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब कि ये नॉन जीरो नंबर है। तो नॉन जीरो नंबर का रेसिप्रोकल ले सकते हैं, तो ये cos स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा। इसका सलूशन आपके पास है x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो याद रखिएगा कि tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा का जो जनरल, यानी कि इन तीनों का स्क्वायर की केस में इन तीनों का सलूशन सेम आता है, ठीक है बेटा। तो है ना, इन तीनों का सलूशन सेम आता है। तो जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल के लिए मैं एक दो क्वेश्चन यहाँ देख लेता हूँ। जैसे अगर मैं बोलूँ सॉल्व tan स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू, ठीक है बेटा। तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 स्क्वायर, तो tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, अब आपको ऐसा एंगल खोजना है जिस एंगल का tan 1 के बराबर होता है। तो बताइए 1 किस, 10 π/45, 10 45 1 होता है, तो ये बन जाएगा tan स्क्वायर 45 डिग्री,
है ना, 45 डिग्री या π/4 इसको लिख दीजिए, टेन स्क्वायर π/4, तो x की वैल्यू आ जाएगा n पाई प्लस माइनस π/4, ठीक है, और यहाँ पे n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर मैं बोलूँ सॉल्व 3 cot x माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है ना, 3 cot x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो देखिए बेटा साइन 3 cot स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपान, अब देखिए साइन स्क्वायर एक्स का अगर सोल्यूशन पता है तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का भी आ जाएगा, है ना, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर एक्स क्या होता है 1/sin ही होता है, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, तो बेटा इसको आप लिख सकते हो 3 cot स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, तो cot स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1/3, या टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3, और 3 को लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर। अब आपको ये देखना होगा कि x की किस वैल्यू का टेन √3 के बराबर होता है, तो टेन 60 डिग्री √3 के बराबर होता है, 60 मतलब π/3, तो दिस इम्प्लाइज टेन स्क्वायर π/3 इज इक्वल टू, सॉरी, टेन स्क्वायर π/3 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस π/3, ठीक है ना, x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस π/3, ठीक है, इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर देखिए साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर, ये सोल्यूशन पता है, तो अगर मान लीजिए कॉट में और सेक में या कॉसेक में है तो उसको रिस्पेक्टिवली टेन में, साइन में, कॉस में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्ट करने के बाद इन तीनों का जिसका जरूरत है उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है ये, इसको आप बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। और जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कोशिश करेंगे कि जो भी फार्मूले यूज हो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज वगैरह के, उसको लगाते हुए एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में उसको ले आइए और लास्ट में फाइनल सोल्यूशन दीजिए, ठीक है ना। चलिए अब हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है, जैसे ये है, दो क्वेश्चन करा दिया था, तीसरा सॉल्व करना है, मान लीजिए सॉल्व करना है आपको 4 cot 2 थीटा, 4 cot 2 थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, 4 cot 2 थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो बेटा इसको लिख सकते हैं 4 cot 2 थीटा को लिख सकते हैं tan 2 थीटा इज इक्वल टू 1/tan² माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसको tan 2 थीटा को लिख सकते हैं 4/2tan थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस टेन की पावर 4 थीटा डिवाइडेड बाई टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 4 इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 tan थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस टेन की पावर 4 थीटा डिवाइडेड बाई टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 इंटू टेन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा माइ, है ना, 2 tan थीटा इंटू 1 माइनस टेन की पावर 4 थीटा, चेक कर लीजिए, है ना। तो ये हो जाएगा आपका, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 4 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 tan थीटा, है ना, दिस। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 4 tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा इंटू 1 माइनस टेन की पावर 4 थीटा इक्वल टू 0, ठीक है। तो बेटा यहाँ से 4 tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए ये पोर्शन कॉमन आ जाएगा, है ना, यहाँ से 10 ले लीजिए, यहाँ से 10 ले लीजिए और यहाँ से 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा,
तो टेन थीटा इंटू 1 - tan² थीटा, है ना। और यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 4 tan थीटा, और यहाँ से बचेगा -2 इंटू 1 + tan² थीटा इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा बेटा tan थीटा इंटू 1 - tan² थीटा, और ये बन जाएगा आपका, यहाँ से 2 भी लिया जा सकता था, तो 2 जब ले लेंगे तो यहाँ 2 बचेगा, तो यहाँ पे 1 बचेगा, ये 2 बाहर कर दीजिए, ये बन जाएगा आपका, माइनस भी बाहर ले लीजिए, तो ये बन जाएगा आपका tan² थीटा माइनस 2 tan थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, चेक कर लीजिए, है ना। तो ये बन जाएगा -2 tan थीटा इंटू 1 - tan² थीटा इंटू tan थीटा -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब यहाँ पे आएगा आइदर tan थीटा इक्वल टू 0 और tan² थीटा इक्वल टू 1 और tan थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। तो tan थीटा 0 नहीं हो सकता, क्योंकि tan थीटा अगर 0 करेंगे तो थीटा की वैल्यू क्या मिलेगा बताइए, n पाई आ जाएगा, और n पाई रखने पे cot n2 ये हो जाएगा 2n पाई, और cot 2n पाई अनडिफाइंड हो जाएगा, देख लीजिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि थीटा की वही वैल्यू चली जाती है जिसके लिए ये जो सारे हैं रिलेशन, ये सारे ट्रू होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए cot 2 थीटा में अगर tan थीटा की वैल्यू 0 है, यानी कि थीटा की वैल्यू 0 आएगा, थीटा की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो cos 0 अपॉन sin 0 हो जाएगा, ये अनडिफाइंड हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे नहीं लेंगे, तो tan थीटा इक्वल टू 0 हो नहीं सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल। और यहाँ से tan² थीटा इज इक्वल टू tan² π/4, और यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू tan π/4 हो गई, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस π/4, और यहाँ से आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस π/4। तो देखेंगे ना कि n पाई प्लस π/4 वाला जो सोल्यूशन है वो इसी में आ जाएगा, तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस π/4, है ना, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लिया जाए। बेसिकली क्या किए कि सबसे पहले हमने 4 cot 2 थीटा इज इक्वल टू cot² थीटा माइनस tan² थीटा था, इसको आप सिंप्लीफाई कर लिए, तो 4 अपॉन tan 2 थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan² थीटा माइनस tan² थीटा, ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा ये देखिए डिनोमिनेटर में आ गया tan² थीटा, तो tan 2 थीटा 0 नहीं हो सकता, तो tan 2 थीटा 0 कब होता है, 2 थीटा n पाई पे, तो यानी कि थीटा की वैल्यू n π/2, या तो यहीं पे आप लिख सकते थे थीटा नॉट इक्वल टू n पाई, यहाँ से आएगा, और यहाँ से आ जाएगा 2 थीटा नॉट इक्वल टू n पाई, है ना, तो 2 थीटा नॉट इक्वल टू n पाई, तो थीटा इज नॉट इक्वल टू n π/2, ये कंडीशन आप देख लीजिएगा, है ना, और है ना, और n π/2, और चूंकि 10 इन्वॉल्व है तो नॉट इक्वल टू π/2 का ऑड मल्टीपल, ये सब ठीक है। अब देखिए इसको लिख लिए, अब इसको सिंप्लीफाई किए, ये समझ में आ रहा नहीं क्यों लिखा है, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में आएगा, डिनोमिनेटर में ये 0 नहीं हो सकता है। अब 4 अपॉन 2 tan 2 थीटा होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan² थीटा लिख दिए, और इसको जब हम एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस tan की पावर 4 थीटा डिवाइडेड बाई tan² थीटा, ठीक है बेटा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4, ये ऊपर आ जाएगा 1 माइनस tan² थीटा डिवाइडेड बाई 2 tan थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan की पावर 4 थीटा डिवाइडेड बाई tan² थीटा, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 1 माइनस tan² थीटा, है ना, 4 1 माइनस tan² थीटा इंटू tan² थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा इंटू 1 माइनस tan की पावर 4 थीटा, ठीक है ना, ये बन गया। अब यहाँ से 4 tan² थीटा 1 माइनस tan² थीटा माइनस 2 tan² थीटा, इसको ले सकते हैं, है ना, 1 माइनस tan की पावर 4 थीटा को 1 माइनस tan² थीटा का होल स्क्वायर, दैट इज 1 माइनस tan² थीटा इंटू 1 प्लस tan² थीटा, ठीक है ना, तो 1 माइनस tan² थीटा इंटू 1 प्लस tan² थीटा रखेंगे,
फिर यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ से टेन थीटा इंटू वन माइनस टेन थीटा इंटू वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, टेन थीटा इंटू वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा कॉमन लिए तो ये बनेगा टू टेन थीटा माइनस, है ना। उसके बाद यहाँ पे टू भी कॉमन ले लीजिए, ये फोर है ना, तो यहाँ पे जब टू कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा टू टेन थीटा माइनस वन, और यहाँ पे फिर माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस टू टेन थीटा माइनस टू टेन थीटा वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये माइनस बाहर आएगा ये वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, है ना। तो यहाँ आएगा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा और ये माइनस बन जाएगा, और ये टेन थीटा माइनस वन का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है ना। अब एक फैक्टर, दो फैक्टर, तीन फैक्टर, तीन फैक्टर्स का प्रोडक्ट जीरो कब होगा बताइए। थ्री फैक्टर्स के प्रोडक्ट जीरो होंगे जब या तो ये जीरो होगा और या तो ये जीरो होगा और या तो ये जीरो होगा। अगर इसको जीरो करेंगे टेन थीटा इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे अब मैंने आपको बताया था सॉल्व करते समय कि टेन थीटा जीरो नहीं हो सकता है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर में है वन अपॉन टेन स्क्वायर थीटा, तो ये होगा नहीं। अब टेन स्क्वायर थीटा या तो वन होगा या तो टेन थीटा की वैल्यू वन होगा, तो टेन स्क्वायर थीटा अगर वन होगा तो थीटा एन पाई प्लस माइनस पाई बाई फोर हो जाएगा, और टेन थीटा अगर वन है तो थीटा पाई बाई फोर। तो बेटा इस सोल्यूशन में ये वाला सोल्यूशन ऑलरेडी इंक्लूडेड है, क्योंकि यहाँ से आ रहा है ना थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाई फोर, मीन्स थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस पाई बाई फोर और थीटा इज इक्वल टू एन पाई माइनस पाई बाई फोर, दोनों के लिए वैलिड है। तो यहाँ पे आपका जो सोल्यूशन आ जाएगा वो आ जाएगा एन पाई प्लस माइनस पाई बाई, ठीक है बेटा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर इसमें अच्छे से देख लीजिएगा, जो मैंने कंडीशन लगाया है उन कंडीशंस के बारे में आप स्टडी कर लीजिएगा, ठीक है। अगर कोई दिक्कत होती है तो उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक। चलिए एक और क्वेश्चन इस पर करके फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, तो इस तरीके से आपको जब टेन रहता है बेटा ना, और या तो सेक या कॉसेक या कॉट, थोड़ा सा कंडीशन लगानी पड़ती है कि डिनोमिनेटर, है ना, जैसे टेन है तो टेन की वैल्यू क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो कॉस थीटा जहाँ पे जीरो हो जाएगा वहाँ पे टेन थीटा अनडिफाइंड हो जाएगा, और कॉस थीटा जीरो होता है कहाँ पे पाई बाई टू के ऑड मल्टीपल, ठीक है ना। ये सब थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सॉल्व log of 10x into 2 plus 4 cos square x is equal to 2, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा अच्छे से देखिए, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बेटा यहाँ पे लॉग लगा है ना। मैंने अभी आपको बताया था जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री की क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं पहले हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आते हैं। तो लॉग की आपने डिफिनेशन बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ा था कि 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8, तो log ऑफ 8 बेस 2 इज इक्वल टू 3, या अगर log ऑफ a बेस b इज इक्वल टू c है तो b की पावर c इज इक्वल टू a, b की पावर c इज इक्वल टू a होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले log को डिफाइन करिए, ये होता है। और उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि log ऑफ a टू द बेस b इज डिफाइंड, ये डिफाइंड तब होता है if पहली कंडीशन होती है a पॉजिटिव, दूसरी कंडीशन होती है बेस पॉजिटिव, और तीसरी कंडीशन होती है बेस इज नॉट इक्वल टू वन, बेस वन के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। a पॉजिटिव, b पॉजिटिव एंड b इज नॉट इक्वल टू वन, बेस वन के बराबर नहीं, तीनों कंडीशन एक साथ। तो सबसे पहले जब भी लॉग की क्वेश्चन करते हैं तो इसको पहले लॉग को डिफाइन करने की कंडीशन बना लीजिए, लॉग ऑफ 10x इंटू 2 प्लस 4 कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2, है ना। टू डिफाइन लॉग यहाँ पे 2 प्लस 4 कॉस स्क्वायर एक्स इज पॉजिटिव, ट्रू फॉर ऑल एक्स, ट्रू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, है ना। क्यों? क्योंकि कॉस स्क्वायर एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 1, तो इसकी और मिनिमम वैल्यू 0, तो 0 से ये हमेशा पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, दो पॉजिटिव नंबर का सम हमेशा क्या होगा 0 से बड़ा है, ठीक है ना। ये डिफाइंड है, यहाँ पे कंडीशन नहीं है। दूसरा 10x पॉजिटिव होना चाहिए, 10x पॉजिटिव होना चाहिए, और तीसरी वैल्यू 10x इज नॉट इक्वल टू 1, है ना। और इन तीनों का इंटरसेक्शन, ये जब तीनों कंडीशन एक साथ एग्जिस्ट कर जाए तो लॉग हमारा डिफाइंड हो जाएगा, यानी कि जो भी x आएगा
आपको ये देखना होगा कि उस x के लिए 10 0 से बड़ा होना चाहिए और उस x पे 10 की वैल्यू 1 के बराबर नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो यह बन जाएगा आपका log of 10x log 10x और 2 plus 4 cos square x is equal to 2। तो this की पावर this is equal to this, तो 10 square x is equal to 2 plus 4 cos square x। इसको sin cos में कन्वर्ट कर दीजिए। sin square x अपॉन cos square x is equal to 2 plus 4 cos square x। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए और 1 माइनस अब साइन स्क्वायर को कॉस में कर दीजिए। कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 4 कॉस की पावर 4x। ठीक है बेटा। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 कॉस की पावर 4x प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा बेटा 4 कॉस की पावर 4x प्लस 4 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 4 कॉस स्क्वायर एक्स बाहर आएगा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 4 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है। यहाँ से आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा आइदर कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, तो कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1/4 और कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू -1। तो बेटा ये तो हो नहीं सकता क्योंकि कॉस स्क्वायर किसी कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू 0 से 1 के बीच में आएगा। तो 0 से 1 के बीच के नंबर का 0 से 1 के बीच का नंबर कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता ना। तो कॉस स्क्वायर एक्स -1 के बराबर नहीं हो, ये हो सकता है। तो कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, अब बताइए x की किस वैल्यू के लिए cos 1/2 देगा। तो cos 60 डिग्री, 60 डिग्री मतलब π/3। तो cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू cos स्क्वायर π/3। तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस π/3। तो यहाँ पे देखिए x की दो वैल्यूज आई, यह आ गया n पाई प्लस π/3 और n पाई माइनस π/3। ठीक है ना। अब देखिए 10x की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए और 10x वैल्यू 1 के बराबर है। तो ऑब्वियस है कि अगर cos स्क्वायर x की वैल्यू cos स्क्वायर π/3 यानी x की वैल्यू 60 डिग्री, तो 60 पे तो होता नहीं है 10, ये तो कंडीशन चलिए फुलफिल हो गई। ये अब इसको देखेंगे यानी 10x पॉजिटिव होना चाहिए। 10x पॉजिटिव होने का क्या मतलब हुआ कि 10 यानी x जो है यानी कि x की जो वैल्यू है वो या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल हो और या तो थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल हो। ठीक है ना बेटा। अब देखेंगे ना n पाई प्लस π/3 है ना, ये या तो थर्ड क्वाड्रेंट होगा या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। जब n की वैल्यू इवन होगा, जैसे n की वैल्यू 0 कर दीजिए तो π/3 फर्स्ट क्वाड्रेंट, n की वैल्यू 2 रख दीजिए तो 2 पाई प्लस π/3 ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। n की वैल्यू 4 रख दीजिए तो 4 पाई प्लस π/3, तो 4 पाई प्लस π/3 देखेंगे तो ये यहाँ से आता 2 पाई 4 पाई और फिर π/3 जोड़ दिए, ये क्या हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल हो गया। n की वैल्यू 6 रखेंगे तो 3 राउंड लगाने के बाद फिर फर्स्ट में पहुंच जाएगी। और n की वैल्यू जब ऑड रखेंगे, n की वैल्यू मान लीजिए 1 रखते हैं तो 1 जब रखेंगे तो पाई प्लस π/3, तो पाई प्लस π/3 थर्ड में आ गया। n की वैल्यू मान लीजिए 3 रखते हैं तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा आपका एक 2 पाई 3 पाई प्लस π/3 यहाँ पे आ गया। यानी कि ये जो सोल्यूशन है ये n पाई प्लस π/3 वाला जो एंगल है वो कहाँ पे है बताइए, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में या तो थर्ड क्वाड्रेंट में। तो 10x पॉजिटिव होने के लिए आपका x की वैल्यू n पाई प्लस π/3 हो सकता है। अगर इस वैल्यू की बात करें जैसे तो n पाई माइनस π/3 ये जो एंगल है ये एंगल या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा और या तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या वैल्यू देती है बताइए, फोर्थ क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में 10 की वैल्यू निगेटिव होती है ना, तो इसलिए इसकी वैल्यू को रिजेक्ट किया जाएगा। जैसे मान लीजिए n की वैल्यू 0 लेते हैं तो -π/3 का मतलब x एक्सिस से क्लॉकवाइज में चले जाएगी। अगर n की वैल्यू मान लीजिए 1 रखते हैं
तो पाई माइनस पाई बाय 3, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, पाई होता है, और पाई बाय 3 माइनस कर दो सेकेंड में, और फोर्थ और सेकेंड में 10 नेगेटिव होता है, और हमारा दिया क्या होता है, ये 10 पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि इन दो सोल्यूशन में से इस सोल्यूशन को एक्सेप्ट करेंगे, है ना। तो देयरफॉर फाइनल आंसर विल बी x इज इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 3, n बिलोंग्स टू इंटीरियर। ठीक है ना बेटा, ये ऐसा इसलिए आया लॉग की वजह से, है ना। अब लॉग लगा दिए हो तो लॉग भी तो डिफाइन होना चाहिए ना। लॉग को डिफाइन करने के लिए आपको इन दोनों सोल्यूशन में से, अगर मान लीजिए ये ना होता, लॉग ना होता, डायरेक्ट ये होता कि 2 सॉल्व 2 प्लस 4 कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 10 स्क्वायर एक्स, तब इसका दोनों सोल्यूशन आ जाता। लॉग होने की वजह से इस दोनों सोल्यूशन में से इस सोल्यूशन को रिजेक्ट करेंगे, इसको एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा कि अगर लॉग वगैरह लग जाता है तो भाई लॉग को भी तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा। तो लॉग को डिफाइन करने के लिए कंडीशन स्टार्टिंग में कभी भी लॉग का क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आप लॉग को डिफाइन कीजिए, उसके बाद पूरा सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद जो x की वैल्यू आए उन x की वैल्यूज पे देखिए कि ये चीजें तीनों वैलिड है कि नहीं। जिस पे तीनों में से कोई एक भी अगर वैलिड नहीं है तो उनको आप क्या करिए, हटा दीजिए सोल्यूशन से। ठीक है ना, तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद x की दो वैल्यूज आई, इस पे 10x नेगेटिव हो रहा था, इसको मैंने रिजेक्ट कर दिया, इसको एक्सेप्ट कर दिया। ठीक है बेटा, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है ना, तो ये भी हो गया। यानी कि हम लोग तीन तरीके की चीजें पढ़ लिए। पहले हम लोग पढ़े थे साइन एक्स इक्वल टू जीरो टाइप का, कॉस एक्स इक्वल टू जीरो, या साइन एक्स इक्वल टू जिसको हम लोग ग्राफ से देखें। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा साइन एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फा, कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस अल्फा, टेन एक्स इज इक्वल टू टेन अल्फा। उसके बाद तीसरे पॉइंट पे हम लोगों ने पढ़ा कि साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टेन, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, और टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा। तो हम कैसे जनरल सोल्यूशन इसका लिखते हैं। ठीक है बेटा, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना, उसके बाद है ना, ये सब सारी चीजें आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं सिस्टम ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, है ना, सिस्टम ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, इसको भी देख लेते हैं। डी में देखिए सिस्टम ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, तो बेटा इसमें क्या होता है, सिस्टम का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा, यही होता है सिस्टम का मतलब। जैसे आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जब आप पढ़ रहे थे तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू और मोर देन टू इक्वेशन, दो या दो से ज्यादा इक्वेशन का सॉल्यूशन पढ़ना होता है। तो यहाँ पे सिस्टम ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का मतलब दो या दो से ज्यादा, है ना, सॉल्यूशन ऑफ टू और मोर देन टू ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन साइमल्टेनियसली, है ना। तो जैसे मान लीजिए क्वेश्चन के थ्रू मैं इसको समझा रहा हूँ। जैसे मैं बोलूँ सॉल्व साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2 एंड टेन एक्स इज इक्वल टू -1/√3। ठीक है, मान लीजिए कर एक्स की ऐसी वैल्यूज बताइए जिसके लिए साइन एक्स की वैल्यू 1/2 हो और टेन एक्स की वैल्यू -1/√3 के बराबर, है ना। अब इसको आपको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको ये देखना होता है, सबसे पहले आप क्या कीजिए कि 0 से 2 पाई में x की कौन सी वैल्यू होगी पहले निकालिए। जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे आप ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले क्या करते हैं, 0 से स्टेप 1 में हम क्या करते हैं कि 0 से 2 पाई के बीच में उस x की वैल्यू आप खोजिए जिसपे ये दोनों सेटिस्फाई हो ना। तो पहली बात यह है कि साइन पॉजिटिव हो और टेन निगेटिव हो। तो बताइए पहले, सबसे पहले 0 से 2 पाई में 4 क्वाड्रेंट होते हैं, है ना। 0 से 2 पाई का मतलब ये हुआ 0 से 2 पाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अब बताइए कि किस क्वाड्रेंट के एंगल का साइन पॉजिटिव होता है और टेन निगेटिव होता है। बताइए कौन सा है, सेकेंड क्वाड्रेंट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका, इसका मतलब कि जो x की वैल्यू आएगी वो
कहाँ पे आएगी, 0 से 2 पाई का इंटरवल अगर लेते हैं तो 0 से 2 पाई के बीच में किस में आएगा बताइए, सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, है ना, सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में बताइए साइन एक्स की वैल्यू अगर π/2 है तो साइन एक्स इज इक्वल टू π/2 है ना, तो साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2 है, और टेन एक्स इज इक्वल टू, है ना, टेन एक्स इज इक्वल टू -1/√3 है। तो किस एंगल पे, तो साइन 30 डिग्री, देखिए साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है और टेन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, -1/√3 होता है। लेकिन अगर ये सॉरी साइन 30 की वैल्यू 1/2 होता है और टेन 30 की वैल्यू 1/√3 होता है, तो थीटा इज इक्वल टू अगर π/6 लेते हैं तो π/6 पे साइन की वैल्यू 1/2 होगा और टेन की वैल्यू -1/√3 होगा। अब क्या कीजिए, पहला स्टेप आपने समझ गया क्या हो, पहले स्टेप में हम क्या देखेंगे कि पहले चेक करते हैं कि 0 से 2 पाई में कि उस क्वाड्रेंट को सर्च कीजिए जिसपे साइन पॉजिटिव हो टेन निगेटिव ना, सेकेंड क्वाड्रेंट आ गया। अब हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट का वो एंगल बताइए जिसके लिए ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो 30 डिग्री आ गया। अब हम आपको बताए थे कि अगर कोई एंगल थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का है तो सेकेंड क्वाड्रेंट का पाई माइनस थीटा होता है, थर्ड क्वाड्रेंट का पाई प्लस थीटा होता है और फोर्थ का 2 माइनस थीटा होता है, ठीक है ना। तो अभी एंगल क्या हो जाएगा बताइए, एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस π/6 इन 0 to 2 पाई, तो 0 से 2 पाई में तो x इज इक्वल टू 5π/6 इन 0 से 2 पाई, ये पहला स्टेप हुआ। अब चूंकि इसमें हमें जनरल सोल्यूशन निकालना नहीं दिया है ना, जब कुछ नहीं दिया है तो इसका मतलब जनरल सोल्यूशन। तो अब आप देखिए जितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन्वॉल्व है उनका फंडामेंटल पीरियड निकालिए, तो फंडामेंटल पीरियड ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू 2 पाई, और यहाँ पे फंडामेंटल पीरियड ऑफ 10x इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू पाई, ठीक है ना। तो ये हो गया इंडिविजुअल, इसका फंडामेंटल पीरियड 2 पाई है और इसका फंडामेंटल पीरियड पाई है ना। तो अब देखिए, अब ये आप क्लास 12th में पढ़ोगे, बस मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर कोई फंक्शन है एफ एक्स, उसका फंडामेंटल पीरियड T1 है और जी एक्स उसका दूसरा फंक्शन जी एक्स है, उसका फंडामेंटल पीरियड T2 है, तो पूरे सिस्टम का जो फंडामेंटल पीरियड होगा, फंडामेंटल पीरियड ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन साइन एक्स 1/2 एंड टेन एक्स इज इक्वल टू -1/√3, इन दोनों के को मिला के जो सिस्टम बना है उस सिस्टम का जो फंडामेंटल पीरियड होगा वो T1 और T2 का LCM होता है, ठीक है ना। तो फंडामेंटल पीरियड ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 10x is equal to 1/-1/√3 and sin x is equal to 1/2 is LCM of T1 and T2, that is LCM of T1 क्या बताइए 2 पाई एंड पाई, दैट इज 2 पाई, ठीक है ना। तो इस पूरे का जो फंडामेंटल पीरियड आ जाएगा क्या आ जाएगा 2 पाई आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई। अब आप इसको याद कर लीजिए, दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है कि सर ये आया कैसे, ये सब चीज़ें आप क्लास 12 में पढ़ोगे, बस मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो इसको स्किप कर दें, स्किप करने का मतलब है कि फिर इसको हम नहीं पढ़ाएंगे, और या तो जो फंडामेंटल पीरियड का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है उसको मैं बता दे रहा हूँ, आप सुन लीजिए, उसको अप्लाई करके आगे बढ़ जाइए, है ना। तो आपका दोनों काम हो जाएगा। तो इसका पीरियड 2 पाई, T1 और T2 का LCM होगा, ठीक है ना। अच्छा, अब ये बात आती है कि साइन एक्स का फंडामेंटल पीरियड 2 पाई कैसे होगा। ये मैंने आपको ग्राफ में बताया था कि 0 से 2 पाई में साइन अपनी सारी वैल्यूज को रिपीट करता है, ठीक है ना। इसी तरीके से 10x का ग्राफ बताया था, देखा था कि -π/2 से π/2 में जैसा ग्राफ था वैसा ही ग्राफ π/2 से 3π/2 में। तो आप बताइए -π/2 और π/2 के बीच में कितने का डिफरेंस है, पाई का। इसका मतलब इसका पाई के इंटरवल में अपनी वैल्यूज को रिपीट करता है। तो पाई और 2 पाई का सेम है। अब दूसरी चीज ये बताया कि अगर किसी सिस्टम का
अगर फंडामेंटल पीरियड टी है तो n इंटू टी भी उसका पीरियड होता है। जैसे अगर साइन एक्स की बात करूँ तो साइन एक्स का जो फंडामेंटल पीरियड 2 पाई है, तो 0 से 2। अब अच्छा, पीरियोडिक फंक्शन का क्या मतलब होता है कि ऐसा इंटरवल जिसमें फंक्शन की वैल्यू रिपीट हो रही है। अब वो एक बार हो रही है, 2 बार हो रही है, 3 बार, उससे नहीं मतलब है। तो 0 से 2 पाई में -1 से 1 की वैल्यू। अब देखोगे 0 से 4 पाई, तो 0 से 4 पाई में भी तो वैल्यू -1 से 1 की वैल्यू रिपीट हो रही है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि साइन एक्स का जो पीरियड है वो 2 पाई भी होगा, 4 पाई भी होगा, 6 पाई भी होगा। क्योंकि 6 पाई ले लेंगे तो 0 से 6 पाई में भी, आप वो अलग बात है कि 3 बार वैल्यूज को रिपीट कर रहा है अपनी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, लेकिन मिल तो सारी वैल्यूज रही है। लेकिन इन सब में जो सबसे छोटा होता है, जैसे 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 2n पाई, ये सब सारे पीरियड होंगे। इन सब में जो सबसे छोटा पीरियड होता है उसको हम लोग फंक्शन का फंडामेंटल पीरियड बोलते हैं। ठीक है बेटा। तो 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, ये सब इसके पीरियड है। इनमें जो सबसे छोटा क्या है, 2 पाई है। तो 2 पाई को हम लोग फंडामेंटल पीरियड बोलते हैं। तो अब इसका तो जनरल जनरल पीरियड विल बी 2n पाई। तो हम जनरल पीरियड निकालिए। अब क्या करते हैं ना कि 0 से 2 पाई में एक वैल्यू मिला 5 पाई/6 पे। अब हर एक 2 पाई में वैल्यू रिपीट करेगा। तो अब अगर बोलूं कि 2 पाई से 4 पाई में इसका वैल्यू क्या होगा, इसी में 2 पाई जोड़ दीजिए, क्योंकि ये पीरियोडिक फंक्शन है। जो वैल्यू 0 से 2 पाई में देगा वही वैल्यू 2 पाई से 4 पाई में। तो इसलिए जनरल सोल्यूशन विल बी, जनरल सोल्यूशन बिकम्स, क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस 5 पाई/6 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो याद रखिएगा, अभी मैं और क्वेश्चन करा रहा हूँ, आपको क्लियर होगा कि आपको क्या करते हैं कि सबसे पहले तो आप ये देखते हैं कि किस क्वाड्रेंट में साइन और टेन दोनों, यानी जो भी दिया है किस क्वाड्रेंट में वो मतलब कि वैलिड है, पॉजिटिव है। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। उसके बाद 0 से 2 पाई में x की ऐसी वैल्यू निकाली जिसके लिए दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई करे। उसके बाद इन दोनों सिस्टम का फंडामेंटल पीरियड निकालिए। और फिर फंडामेंटल पीरियड अगर मान लीजिए 2 पाई आता है तो 2n पाई उसका जनरल पीरियड हो जाएगा, 2n पाई प्लस 5 पाई/6 आ जाएगा। ठीक है ना। इस तरीके से जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन और मैं करता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं करूँ, सॉल्व करना है, सॉल्व sin x इज इक्वल टू 1/2 एंड sec x इज इक्वल टू 2/√3। मान लीजिए ये हो गया ना। अब देखिए इसको लिख सकते हैं, है ना, sin x इज इक्वल टू 1/2 एंड cos x इज इक्वल टू √3/2। अब आप ये चेक कीजिए कि किस क्वाड्रेंट में साइन और cos पॉजिटिव होते हैं, क्योंकि दोनों की वैल्यू पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो अब बताइए किस क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल, तो x की किस वैल्यू के लिए साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो x की जो वैल्यू आएगा 1/2 यानी 30 डिग्री, पाई/6 आएगा। अब फंडामेंटल पीरियड निकालिए। तो साइन एक्स का मान लीजिए फंडामेंटल पीरियड t1 है। तो बताइए, ये मैंने आपको बताया है 0 से 2 पाई, आप देखेंगे ग्राफ वाले कॉपी में, है ना। तो वहां पे मैंने ग्राफ में बताया था कि साइन एक्स का जो फंडामेंटल पीरियड होता है 2 पाई होता है, 2 पाई होता है। और cos x का फंडामेंटल पीरियड क्या होता है बताइए, t2 है, ये भी 2 पाई है। तो एलसीएम ऑफ t1 एंड t2 इज इक्वल टू 2 पाई, राइट। जैसे 2 का एलसीएम कितना होता है, 2, 4 का एलसीएम कितना है, 4। तो 2 पाई का एलसीएम 2 पाई। तो जनरल पीरियड इसका क्या हो जाएगा बताइए, जनरल जो पीरियड होगा वो, अगर किसी फंक्शन का फंडामेंटल पीरियड t है तो n इंटू टी उसका जनरल पीरियड होता है। तो जनरल पीरियड हो जाएगा 2n पाई। तो जनरल जो सोल्यूशन आएगा, जनरल सोल्यूशन जनरल सोल्यूशन विल बी 2n पाई में इस सोल्यूशन को ऐड कर दीजिए, पाई/6 कर दीजिए। ठीक है ना। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो सिस्टम ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का मतलब कि दो या दो से ज्यादा इक्वेशन को एक साथ हमें सॉल्व करना। ठीक है बेटा, ये आप आसानी से कर सकते हैं। इसी तरीके से जैसे ये है, मान लीजिए मैं बोलूँ सॉल्व करना है 10x इज इक्वल टू -1 एंड 10x इज इक्वल टू -1 एंड sec of x इज इक्वल टू -1।
-1/-√2 कर दीजिए, -√2। तो क्या बन जाएगा देखिए, ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू -1। अब देखिए जब भी आप सेक कॉसेक होता है उसको कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए। एंड का मतलब होता है cos x इज इक्वल टू -1/√2। एंड का मतलब ये होता है कि x की ऐसी वैल्यू चाहिए जो इसको भी सेटिस्फाई करे और इसको भी। आपने सेट थ्योरी में एंड का मतलब इंटरसेक्शन पढ़ा था, वही चीज है कि x की ऐसी वैल्यू बताना है जो इसको भी सेटिस्फाई करे, साइमल्टेनियसली इसको भी सेटिस्फाई करे। तो इसको हम लोग सिस्टम ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस बोलते हैं। तो अब बताइए बेटा कि सबसे पहले किस क्वाड्रेंट में टेन और कॉस नेगेटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट। और अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो इसका मतलब x सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। तो अगर 10x की वैल्यू 1 लो तो थीटा की वैल्यू क्या होती है π/4। तो सेकेंड क्वाड्रेंट के एंगल को पाई माइनस π/4, तो x इज इक्वल टू पाई माइनस π/4। देखिए 10 पाई माइनस π/4 माइनस 10 π/4 दैट इज -1, और cos ऑफ पाई माइनस π/4 माइनस cos ऑफ π/4 दैट इज -1/√2। तो यहाँ से आ जाएगा आपका पाई माइनस π/4 कितना हो जाएगा 3π/4। तो x इज इक्वल टू 3π/4। इसका मतलब ये है x बिलोंग्स टू 0 से 2π। 0 से 2π मैं इसलिए ले रहा हूँ, चारों क्वाड्रेंट कवर हो जाएंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से π/2 होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट π/2 से पाई होता है, थर्ड क्वाड्रेंट पाई से 3π/2 होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट 3π/2 से 2π। इसलिए 0 से 2π में हम एक सोल्यूशन निकालिए। अब देखिए, अब 10x का मान लीजिए फंडामेंटल पीरियड t1। तो ये आपको मैं सिखाया हूँ, और नहीं पता है तो याद कर लीजिए। साइन x और cos x का है ना फंडामेंटल पीरियड 2π होता है, और 10 और कॉट का पाई होता है ना। तो 10x का फंडामेंटल पीरियड t1 है, तो t1 की वैल्यू क्या हो जाएगा पाई हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है बताइए cos x। cos x का फंडामेंटल पीरियड क्या होता है 2π। तो एलसीएम ऑफ t1 एंड t2 इज इक्वल टू पाई और 2π का एलसीएम क्या हो जाएगा 2π होगा। अब एलसीएम तो आपको आता ही होगा, जैसे मान लीजिए 1 और 2 का एलसीएम क्या होगा 2, 2 और 4 का एलसीएम क्या होगा 4, है ना। और 2 और 2 3 और 9 का एलसीएम क्या होगा बताइए, यहाँ से 2 इंटू 3 है ना, ये एलसीएम होगा। अब जो जूनियर क्लासेस में एलसीएम कैसे निकाला जाता है पढ़े हुए एलसीएम वही होता है, ठीक है ना। तो पाई और 2π का एलसीएम 2π हो गया। तो जनरल पीरियड इसका हो जाएगा, ये आपको पता है कि किसी फंक्शन किसी सिस्टम का अगर पीरियड 2π है तो 2n π उसका जनरल पीरियड इसका हो जाएगा 2n π। इसलिए जनरल सोल्यूशन विल बी 2n π में क्या जोड़ देंगे 3π/4। इसका मतलब ये हुआ देखिए कि अगर n की वैल्यू 0 रखेंगे 3π/4, फिर n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2π प्लस 3π/4। 2π प्लस 3π/4 का क्या मतलब हुआ कि 2π प्लस 3π/4 का मतलब ये होता है कि चूंकि इसका फंडामेंटल पीरियड 2π है, तो जो वैल्यू यानी कि 3π/4 पे आ रही है वही वैल्यू 2π ऐड करते जाएंगे तो वैल्यू रिपीट करते जाएंगे, वही वैल्यू मिलती जाएगी। तो x इज इक्वल टू 3π/4 पे, x इज इक्वल टू 2π प्लस 3π/4 पे, या x इज इक्वल टू आप पीछे भी जा सकते हैं -2π प्लस 3π/4, है ना। इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है बेटा। तो एक और क्वेश्चन इस पर कर लेते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व cot थीटा इज इक्वल टू -√3 एंड cos थीटा इज इक्वल टू, देखिए cot थीटा -√3 किस पे होता है, यानी टेन थीटा 30 डिग्री पे ना। तो cos दैट इज -√3/2, ये है मान लीजिए क्वेश्चन ना। cot थीटा इज इक्वल टू -√3 और cos थीटा इज इक्वल टू -√3/2। अब आपको क्या करना है कि ये पहले चेक करना है कि 0 से 2π के यानी कि
0 से 2 पाई में यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में किस एंगल पे यानी किस क्वाड्रेंट में कॉट और कॉस निगेटिव होता है? बताइए, कॉट और कॉस निगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में ना। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉट और कॉस निगेटिव होता है। थीटा की वैल्यू आ जाएगी, अच्छा कॉस थीटा की वैल्यू -√3/2 है, तो यानी कि कॉस थीटा का √3/2 होता, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर थीटा होता तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होती है, तो थीटा 30, तो थीटा इज इक्वल टू, चूंकि कॉट निगेटिव कॉस निगेटिव सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, पाई माइनस पाई बाई 3 दैट इज 2π/3। ठीक है, चेक, पाई माइनस पाई बाई 6, 30 होता है पाई बाई 6, ये हो जाएगा बेटा 5π/6, या तो इसको, ठीक है 5π/6, ठीक है। तो अभी हो जाएगा आपका थीटा की वैल्यू 5π/6 हो गया। अब बताइए कॉट थीटा का जो फंडामेंटल पीरियड है वो T1 है, तो T1 पाई होता है, क्योंकि 10 का फंडामेंटल पीरियड पाई होता है, तो 10 के रेसिप्रोकल का भी वही होगा, पाई होगा। तो यहाँ पे जो कॉस थीटा है इसका जो फंडामेंटल पीरियड होता है 2 पाई, तो एलसीएम ऑफ T1 एंड T2 इज इक्वल टू 2 पाई, है ना। तो जनरल पीरियड का मतलब होता है 2n पाई, मतलब किसी अगर फंक्शन का या किसी सिस्टम का पीरियड अगर t है तो n इंटू टी उसका जनरल, तो यहाँ पे t की वैल्यू 2 पाई है, 2n पाई, देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन विल बी 2n पाई प्लस 5π/6 होगा, n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये अंडरस्टूड, ठीक है ना। तो बेटा कहने का मतलब ये है ना कि आपको इसमें बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, अगर आपको समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं आ गया है तो फिर क्लास 12th में हम इसके बारे में स्टडी करेंगे, तो वहाँ पे देख लेंगे। चूंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में इसका कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बहुत सिंपल है, आप बहुत ज़्यादा दिमाग में लगाइए, बस ये देखना होता है कि दोनों, है ना, कहाँ पे पॉजिटिव कहाँ पे निगेटिव, यानी क्वाड्रेंट को सर्च करना होता है। तो सबसे पहले 0 से 2 पाई में देख लीजिए कि कॉट और कॉस निगेटिव कहाँ पे है, तो आपको पता है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में टेन, कॉट, सेक और कॉस ये सब निगेटिव होते हैं, और साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। अब अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल थीटा है तो सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल पाई माइनस थीटा होगा। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट का थीटा है तो कॉट की वैल्यू √3 रहा होता है, क्योंकि फर्स्ट में कॉट पॉजिटिव होता है, तो आप देखेंगे कॉट √3 है ना, कॉट √3 किस पे होता है, 30 डिग्री पे, तो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, तो 30 डिग्री यानी पाई/6 है, तो चूंकि सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है थीटा, तो पाई माइनस पाई/6, 5π/6 आ गया। अब इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए इनके पीरियड का, तो कॉट थीटा पीरियड टी पाई है, इसका 2 पाई है, पाई टी पाई का एलसीएम 2 पाई हो गया। अब 2 पाई को n से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2n पाई जनरल पीरियड हो गया, 2n पाई में 5π/6 कर दिए तो जनरल सोल्यूशन आएगा। यही इसका मेथड होता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब देखिए इसका पीरियड 2 पाई है, 2 पाई का मतलब ये होता है, इस पूरे सिस्टम का पीरियड 2 पाई का मतलब ये होता है कि 2 पाई के बाद ये अपनी वैल्यू रिपीट करेगा, तो n की वैल्यू 0 करेंगे तो 5π/6, n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 पाई प्लस 5, यानी 2 पाई आप ऐड करते जाएंगे तो आपको सारे सोल्यूशन मिलते जाएंगे, ठीक है बेटा। अब इसमें दो छोटी छोटी चीजें और बची हैं कि सोल्यूशन ऑफ a sin x प्लस b cos x इज इक्वल टू c, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, क्लब करते हैं इसको साइन या कॉस में, इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और एक और आता है बाउंड्री कंडीशन प्रॉब्लम, अब बताऊंगा कि बाउंड्री कंडीशन का मतलब क्या होता है, बस दो चीज बता दूंगा तो आपका खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपका ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस भी फिनिश हो जाएगा, छोटा सा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा, ठीक है बेटा। ठीक है, तो आज की क्लास में यहीं पे वाइंड अप